हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर लेके आया हूं आपके लिए 2। तो आई होप आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। एंड लेक्चर नंबर 1 में आपने किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। देन हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करा था। एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज के बारे में, जिसमें मैंने आपको दी थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंसुलेटर के बारे में, कंडक्टर के बारे में, फिर मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और लास्ट जो हमने लेक्चर खत्म करा था वो करा था इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। जिसने भी इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो यूट्यूब पे टाइप करे एबी फिजिक्स, एंड उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स हैं उसे देखना स्टार्ट करें। तो आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो कॉपी में हेडिंग डालो सब इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमें पता चल गया, आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसे हम समझेंगे एक डायग्राम से। जैसे मान लो ये तार है, जैसे मान लो ये तार है और इस तार के अंदर काफी सारे क्या हैं? चार्जेस हैं। इस तार के अंदर क्या है? चार्जेस। तो चार्जेस को मैं ऐसे बना रहा हूं। तो ये है इस तार के अंदर क्या? काफी सारे चार्जेस। अब देखो ये जो चार्जेस हैं, अगर ये परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ये चार्जेस हैं और सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधा सामने की तरफ जा रहे हैं। अगर सारे के सारे चार्जेस एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहते हैं उस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस हैं वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हिंदी में डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? किसी वायर में चार्जेस का एक डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है, कोई भी तार है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर अगर चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, तो हम कहेंगे उस तार में, उस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं, डायग्राम आप बना सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, it is the rate of flow of charges. It is the rate of flow of charge. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट है किसका? फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्जेस हैं वो कितनी स्पीडली मूव कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में ये चीज फिक्स है कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, राइट? और चार्जेस कौन सी स्टेट में होनी चाहिए? मोशन में। ओके, तो ये सारी चीजें पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। और तार के अंदर सारे के सारे चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या लिखी? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट है किसका? फ्लो ऑफ चार्जेस का। इलेक्ट्रिक करंट का बात आती है फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, I इक्वल टू Q अपॉन में T। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू Q अपॉन में T। Q यहाँ पे होता है चार्ज और T यहाँ पे होता है टाइम। तो ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का। अब बात आती है इसकी SI यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो होती है आपकी क्या? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं A से। तो अभी तक क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम, डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला एंड इसकी SI यूनिट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लियर।
ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे हमने उस दिन इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाया था, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम हमने बनाया था वो ये था। यहाँ पे हमने लगाई एक, हमने यहाँ पे खींची थी बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर यहाँ पे बनाया था हमने स्विच, यहाँ पे फिर था ये इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप सब, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये जो बड़ी लाइन होती है इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव को डिनोट करती है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है? तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होती है और कहां की तरफ जाती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इलेक्ट्रिक करंट में। फॉर्मूला भी पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के वो फ्लो होना स्टार्ट होती है और किस तरफ जाती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। तो जल्दी से ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। ये वही चीजें। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख ली होंगी कॉपी में। तो अब करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में पहले कुछ न्यूमेरिकल, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अब देखो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है फिजिक्स में, जैसे इसमें करंट निकालना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो करंट का क्या फॉर्मूला था। तो करंट का आपके पास फॉर्मूला है I = Q/T। अब बात आती है कि Q की क्या वैल्यू दे रखी है। तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और टाइम की वैल्यू दे रखी है 4, 1/2। अब करंट आपने निकाला, तो जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल पेपर में करोगे तो उसकी SI यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे आपने करंट निकाला, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो 1/2 एम्पियर आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो फॉर्मूले आपको तभी याद रहेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। तो सेकंड न्यूमेरिकल आज की क्लास का, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है उस वायर से जिस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो जैसे इसमें हम अलग चीज पूछ ली, राइट। तो हमने चार्ज का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था, Q = N × E। अब वो फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपको यहाँ पे N तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज पूछा गया है, करंट आपको दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो ऐसा कुछ सोचो कि जिसमें करंट भी आए, टाइम भी आए और चार्ज भी आए। तो ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है I = Q/T। तो इसमें क्या करोगे? I आपको इस बार गिवन है तो I की जगह लिख दो 1, Q की जगह चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q की जगह Q लिखोगे, T की जगह लिखोगे 2, मल्टीप्लाई होगा, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2 कूलम। ऐसे तो ऐसे हम करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूं आपको उसमें यूज होगा जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, Q = Na। तो जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है उन्हें अब जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। तो उस न्यूमेरिकल को करने से आप पहले आप लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं किसमें, 1 कूलम्ब चार्ज में। तो काफी इजी है, लास्ट क्लास का मतलब वीडियो को पॉज करें और लास्ट क्लास का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसका यूज करके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। तो भाई साहब घर में पढ़ते रहो आप सब, राइट। ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन चल रहा है, स्कूल बंद है तो घर में पढ़ाई नहीं करोगे, खेलते रहोगे दिन भर। तो थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहो घर में, तो उससे हेल्प होगी और आपके फर्स्ट टर्म में अच्छे नंबर आएंगे। वैसे भी 10th क्लास है तो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला जाए ना तो याद रखो Q इक्वल टू N इंटू E का फॉर्मूला यूज होगा। Q की जगह रखो 1, N निकालना है, E की जगह E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। ये नीचे जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ पे N। ओके तो यहाँ पे 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू N आ गया। तो N यहाँ पे जो आएगा इसे डिवाइड करके वो आएगा आपका कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको याद रखना है 1 मार्क्स में ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है आज से 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, 1 कूलम चार्ज में। तो इसे स्टार बना के कहीं पे लिख सकते हो, यहाँ पे मतलब इस न्यूमेरिकल के नीचे लिख सकते हो आप 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसे जल्दी से उतार लो, फिर हम करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ और चीजें पढ़ेंगे। ये हो गई सारी चीजें। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो इसे मिटा रहा हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट में एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जैसे कोई भी कंडक्टर ले लो या कोई भी वायर ले लो ना, जैसे ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वायर है तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, एटम से बना है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक। खास बात यह है कि जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। चाहे आपने उसे किसी से कनेक्ट करा है या नहीं करा है, लेकिन जो वायर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, अब अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बनता? तो इसका रीजन ये है कि जो वायर है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं वो जिगजैग मैनर में चलते हैं। जिगजैग मैनर का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में चलते रहते हैं। ये चीज याद रखनी है कि जब तक वायर को आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा जिगजैग मैनर, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। ये सिचुएशन ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लास में जब मैम नहीं होती है तो क्या होता है, कोई बच्चा इधर जा रहा है कोई बच्चा उधर जा रहा है, कोई स्टूडेंट इस सीट पे बैठ रहा है, कोई दूसरा स्टूडेंट दूसरे दोस्त की सीट पे बैठ रहा है, मतलब कुछ रैंडम सा ऑर्डर होता है, राइट, कोई परफेक्ट चीज नहीं होती। ऐसे यहाँ पे भी है कि वायर, कोई भी कंडक्टर है या कोई भी वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं लेकिन एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम ऑर्डर में मूव करते हैं, जिगजैग मैनर में। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए जब तक किसी भी वायर को आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उस वायर में करंट सेटअप नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि कोई वायर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चलते रहते हैं तो विदाउट बैटरी उसमें करंट क्यों नहीं बन रहे, तो उससे सिंपल सा बताना कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी चीज के अंदर तब बनती है जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में क्या होते हैं, चलते हैं। और उसे बोलना कि जब वायर को आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो उसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रैंडम ऑर्डर में, रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं, राइट। तो इसमें लिख सकते हो विदाउट बैटरी इलेक्ट्रॉन
moves in a random manner। बैटरी के बिना जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं, किसके अंदर, वायर के अंदर। तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो परफेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं, बैटरी की हेल्प से चलते हैं। जैसे ये वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन एक परफेक्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां लगा देते हैं हम क्या, बैटरी। ओके, तो बात आती है तो समझ में आ गई कि चलो बैटरी मतलब भैया आप कह रहे हो कि भैया ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी की वजह से परफेक्ट डायरेक्शन में चल पा रहे हैं, ठीक है, एक बिल्कुल सीधे सीधे चल पा रहे हैं। अब बात आती है कि बैटरी इन पे ऐसा क्या करती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में चल पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बैटरी इन पे क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स की वजह से जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस आप इस तरीके से भी समझ सकते हो जनरली चीजें, राइट। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस केस में बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर इसे चेंज ही कर दो, अगर ऐसे आप इसे चेंज करा हमने, अगर ऐसे करो तो इजीली समझ में आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और आपको पता है नेगेटिव जो चीज है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, राइट। और यही नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते हैं, तो इसलिए यहाँ से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो ये समझ में आया कि बैटरी की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं। बैटरी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक परफेक्ट डायरेक्शन में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि जो बैटरी होती है वो क्या लगाती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, राइट। ओके, और इसे फील कैसे करवाया मैंने, इसे मैंने आपको इस तरीके से फील कराया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये जल्दी से लिख लो। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विदाउट बैटरी रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं। जब भी किसी वायर को या कंडक्टर को बैटरी से आप जोड़ देते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बैटरी उन पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। और इसे आप फील ऐसे कर सकते हो, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये हो गई भाई सारी चीजें। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में ही और चीजें पढ़ते हैं। अब बात आती है, किसी ने, मैम ने, मतलब स्कूल में किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया या मैम ने आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, किस डिवाइस से नापते हैं। तो उसका आंसर है एमीटर is used to measure electric current। एमीटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने का काम करता है, राइट। ये याद रखना है आपको। एमीटर आप कहां पे देख सकते हो, जो आपके घर में जो पानी भरने वाली मोटर होती है ना, उसका जो बोर्ड होता है उसमें लिखा रहता है, मतलब उसमें दो कॉलम होते हैं, आपने देखे भी होंगे। एक में लिखा रहता है ए, एक में लिखा रहता है बी। तो जिसमें ए लिखा है उसमें नंबर देखे होंगे 0, देन 10, देन 20, देन 30 यहाँ पे, एंड देन ऐसे लीडर। ओके, तो जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बटन होता है, इसे आप प्रेस करोगे तो वो क्या बताएगा कि आपका जो मोटर वाला बोर्ड है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। जैसे आपने प्रेस करा और आपका जो ये निडल है वो मूव करके यहाँ आ गए, तो मतलब ये बोर्ड कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, 20 एम्पियर। वैसे अगर आप स्कूल लैब में, फिजिक्स लैब में, स्कूल में जो लैब है फिजिक्स लैब, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहां पे भी एमीटर रखा रहता है। तो एमीटर जो डिवाइस है उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नाप सकते हो कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कितनी वैल्यू की मूव कर रहा है, राइट। 5 एम्पियर की मूव कर रहा है या 20 एम्पियर की मूव कर रहा है या 15 एम्पियर की। तो 1 मार्क के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एमीटर उस डिवाइस का नाम है जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या करता है, नापता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q/T,
इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है बैटरी के, और किस तरफ जाता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फिर मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी कि अगर बैटरी नहीं लगी रहती है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बैटरी लगा देती हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बताया कि एमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को नापते हो। यहां तक वही हमारी ये सारी चीज है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट is always electric current is always flow opposite to electrons, electric current is always flow opposite to electrons। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा रह गया था, इससे पहले लिख लो फिर समझाता हूं। तो आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो समझते हैं इस पॉइंट को। इसमें मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। क्या कहना चाह रहा हूं पहले उसे समझते हैं। तो जैसे ये वायर है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो जो करंट होगी वो इस तरफ मूव करेगी, राइट? या फिर ऐसे ही समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो जो करंट होगी वो इस तरफ मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट की जो मूवमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो पेपर में 1 मार्क में पूछ सकता है एमसीक्यू टाइप में कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के सेम डायरेक्शन में मूव करती है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। समझ में आ गया? याद हो गया? अब बात आई कि भैया अभी तक के लेक्चर में आपने ये हमें समझाया है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसकी वजह से करंट बनती है। तो करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है, और अभी आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगी। तो ये काफी ज्यादा मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज ये है कि जिस भी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये लोगों ने जनरली रिसर्च करी है, इस पे चीजें ढूंढी गई है, फिर उनकी थीसिस लिखी गई है, तब जाके आप पढ़ रहे हो। तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी तब लोगों को इतना पता नहीं था, तो लोगों ने उस समय ये माना कि जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है कंडक्टर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, वो किसकी वजह से करती है? प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से। मतलब प्रोटॉन मूव करते हैं, उसकी वजह से क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो उस समय से ये चलता हुआ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रोटॉन की वजह से मूव कर रहा है, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट है। मतलब बाद में जाके ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन की वजह से फ्लो नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। लेकिन साइन कन्वेंशन जो उस समय हमने लिया था वही साइन कन्वेंशन आज तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं। वही साइन कन्वेंशन क्या हो रहा है? हम आज तक यूज करते हुए आ रहे हैं। तो मतलब जस्ट ये है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है कि मतलब वो हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जा रहे हैं तो करंट इस तरफ जाएगा, राइट? तो वो क्यों माना? स्टार्टिंग से इस चीज को मानते हुए आ रहे हैं, तो आज तक ये इस चीज को मान रहे हैं, राइट? इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में भी मान सकते हैं, लेकिन उससे काफी सारी चीजें गलत हो जाएंगी, तो उसे करेक्ट अप करते भी नहीं है। तो वो जस्ट कन्वेंशन है कि मतलब एक रिवाज है कि जैसे हमने पुराना माना था, हिस्ट्री में माना था बहुत ज्यादा साल पहले, उसी चीज को आज तक हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? तो इसका पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं। ये जस्ट कन्वेंशन है, ये जस्ट हमने माना है, राइट? तो ये थी इलेक्ट्रिक करंट की पूरी थ्योरी, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे। तो काफी इंटरेस्टिंग सा ये क्या था? टॉपिक था। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।